हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक बार फिर चेक बाउंस से रिलेटेड केस लॉ को जानेंगे। देखिए, चेक जारी करने वाला व्यक्ति केवल इसलिए दोषी नहीं होगा क्योंकि चेक बाउंस हो गया है। शिकायतकर्ता को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना होगा। जो चेक बाउंस का केस करेगा उसे। आज जो इस वीडियो में हम केस को डिस्कस करेंगे, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें आरोपी ने शिकायतकर्ता की आय के स्रोत पर सवाल उठाया और आरोपी द्वारा प्रेरित साक्ष्य ने साबित कर दिया कि शिकायतकर्ता के पास ऋण अग्रिम करने की कोई वित्तीय क्षमता नहीं थी, यानी फाइनेंशियल कैपेसिटी, और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था उसका कुछ, और इस केस से बाइज्जत बरी हो गया। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पूरे मामले को जानते हैं कि ये मामला क्या था, इसके तथ्य क्या थे। केस का टाइटल है बेसिलंगप्पा बनाम मुदी बसप्पा, जिसे डिसाइड किया गया है 9 अप्रैल 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और यह एक क्रिमिनल अपील थी। यह कर्नाटक के उच्च न्यायालय के दिनांक 4/7/2018 के निर्णय को चुनौती देने वाले अभियुक्त द्वारा की गई अपील है, जिसके द्वारा अभियुक्त को बरी करने के विरुद्ध शिकायतकर्ता यानी कंप्लेनेंट द्वारा दायर आपराधिक अपील को स्वीकार किया गया है और आरोपी को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया है, और साथ ही 8 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जिसके चूकने पर 3 महीने के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अब आइए फैक्ट्स ऑफ द केस को भी समझ लेते हैं। मामले के तथ्य ये हैं कि शिकायतकर्ता ने, कंप्लेनेंट ने 6 लाख रुपए की राशि के लिए दिनांक 27/2/2012 को चेक के अनादरित करने की बात कहते हुए अभियुक्त अपीलकर्ता को दिनांक 12/3/2012 को नोटिस दिया। तत्पश्चात राशि का भुगतान न करने पर कंप्लेनेंट द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत दिनांक 25/4/2012 को शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से एक 6 लाख रुपए का हैंड लोन अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लिया गया था उसके द्वारा, और शिकायतकर्ता ने आरोपी के पक्ष में 6 लाख रुपए दिनांक 27/2/2012 का ऋण दिया था। आरोपी द्वारा दिनांक 27/2/2012 को ही 6 लाख रुपए का चेक भी दिया गया था, जो बैंक द्वारा दिनांक 1/3/2012 को अपर्याप्त निधि पृष्ठांकन के साथ वापस कर दिया गया था। नोटिस दिनांक 12/3/2012 के बाद, जिसे 13/3/2012 को आरोपी को तामील किया गया था, एक शिकायत दर्ज की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने सबूतों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद कहा कि यदि आरोपी एक संभावित बचाव करने में सक्षम है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा करता है, तो अभियोजन विफल हो सकता है, और निर्णय दिनांक 20/2/2015 द्वारा आरोपी को धारा 138 के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया गया था। अपराध से उक्त निर्णय से व्यथित शिकायतकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के 4 के तहत एक आपराधिक अपील दायर की हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए आरोपी को धारा के तहत अपराध का दोषी करार दिया। तो इस प्रकार ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। आरोपी ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होके सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। सुप्रीम कोर्ट में आरोपी के यानी अपीलकर्ता की विद्वान नियोक्ता का यह निवेदन है कि अभियुक्त ने धारा 139 के तहत अनुमान का सफलतापूर्वक खंडन किया है, यानी प्रिजम्पशन जो लिया जाता है उसे रिब्यूट किया है सेक्शन 139 के तहत,
और संभावित बचाव को उठाया है, एक प्रोबेबल डिफेंस को लिया है, जिसे विचारण अदालत ने यानी लंदन ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद स्वीकार कर लिया था। हाई कोर्ट ने बरी करने के आदेश को रद्द करने में गलती की। आरोपी ने शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता पर सवाल उठाया है और वित्तीय क्षमता का कोई सबूत न होने के कारण उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को गलत बताते हुए गलती की है। यह प्रस्तुत किया कि धारा 138 के तहत अभियुक्त पर सबूत का बोझ एक भारी बोझ नहीं है, जैसा कि अभियोजन पक्ष पर उचित संदेह से परे अपराध को साबित करने के लिए है। यह प्रस्तुत किया अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कि शिकायतकर्ता कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के एक सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड कर्मचारी होने के नाते जो 1977 में ही रिटायर्ड हो चुके हैं और 8 लाख रुपए के अपने सेवानिवृत्त लाभों को ले चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, कोई वित्तीय क्षमता नहीं थी उनके पास। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता ने अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी धारा 138 के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने बिक्री के समझौते के लिए यानी 4,50,000 रुपए का भुगतान भी किया था। शिकायतकर्ता आरोपी द्वारा निष्पादित एक बिक्री समझौते यानी सेल एग्रीमेंट का भी गवाह था, जहां उसे प्रतिफल के रूप में 15 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। रिकॉर्ड पर बोझ के निर्वहन के लिए पर्याप्त सामग्री थी और उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को रद्द करने में गलती की। अब लंदन काउंसिल फॉर कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता के विधान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का खंडन करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा चेक पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक अनुमान सही ढंग से उठाया गया है कि चेक किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन में दिया गया था। आरोपी किसी भी संभावित बचाव को साबित करने में सक्षम नहीं है और उच्च न्यायालय ने आरोपी को सही दोषी ठहराया है। आरोपी द्वारा कोई मामला नहीं लिया गया कि शिकायतकर्ता के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। ये कहना था लंदन काउंसिल फॉर कंप्लेनेंट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब यह पाया कि अपने पहले के कुछ निर्णयों को ध्यान में रखते हुए उनके रेफरेंस में करते हुए इस केस में उन्होंने यह पाया कि शिकायतकर्ता के चेक धारक और चेक पर हस्ताक्षर होने के कारण आरोपी द्वारा इनकार नहीं किया गया है। यह अनुमान लगाया जाएगा कि चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। और सेक्शन 139 यानी धारा 139 के तहत अनुमान एक खंडन योग्य अनुमान है यानी रिबिटल प्रिजम्पशन है सेक्शन 139 के तहत। और धारा 118A और 139 अब हम इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तरीके से प्रगणित सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं और समराइज किया प्रिंसिपल्स को जो इनुमरेट किया गया था इस कोर्ट के द्वारा। बताया पहला कि एक बार चेक के निष्पादन को स्वीकार कर लेने के बाद अधिनियम की धारा 139 में यह अनुमान लगाया जाता है कि चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए था। दूसरा, धारा 139 के तहत अनुमान एक खंडन योग्य अनुमान है और संभावित बचाव को बढ़ाने के लिए आरोपी पर है। अनुमान का खंडन करने के लिए प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रबलता का है। तीसरा, अनुमान का खंडन करने के लिए अभियुक्त के लिए उसके द्वारा दिए गए सबूतों पर भरोसा करना खुला है या आरोपी संभावित बचाव के लिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भी भरोसा कर सकता है। संभावनाओं की प्रधानता का अनुमान न केवल पार्टियों द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री से लिया जा सकता है बल्कि उन परिस्थितियों के संदर्भ में भी लिया जा सकता है जिन पर वे भरोसा करते हैं। अब चौथा यह कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त को अपने बचाव के समर्थन में साक्षी यानी विटनेस बॉक्स में आना आवश्यक है, क्योंकि सेक्शन 139
इम्पोज करती एविडेंशियरी बर्डन को और परसुएसिव बर्डन को नहीं करती है। पांचवा ये कहा कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द एक्यूज टू कम इन द विटनेस बॉक्स टू सपोर्ट हिज डिफेंस। अभियुक्त अपने बचाव का समर्थन करने के लिए विटनेस बॉक्स में आना आवश्यक नहीं है अभियुक्त को। तो ये बातों को समराइज किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेजेंट मामले में यह हेल्ड किया कि वर्तमान मामले के तथ्यों में यह स्पष्ट है कि चेक स्वीकार किए जाने पर धारा 139 के तहत एक अनुमान लगाया जाएगा कि चेक ऋण या देयता के निर्वहन में जारी किया गया था। इस पर गौर करने का सवाल है कि क्या आरोपी द्वारा कोई संभावित बचाव किया गया था। PW1 यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 यानी जो कंप्लेनेंट था इस केस में कि जीरा में जब विशिष्ट प्रश्न किया गया कि आरोपी द्वारा लिए गए 25,000 रुपए के ऋण के संबंध में चेक जारी किया गया था, तो PW1 ने कहा कि उसे याद नहीं है। PW1 ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि वह 1997 में सेवानिवृत्त हुआ था और जिस तारीख को उसे रुपए का मौद्रिक लाभ प्राप्त हुआ था, 8 लाख रुपयों का मौद्रिक लाभ भी प्राप्त हुआ था, जिसे शिकायतकर्ता ने भुना लिया था। साक्ष्य में यह भी लाया गया कि वर्ष 2010 में शिकायतकर्ता ने एक बिक्री समझौता किया यानी सेल्स कंसिडरेशन किया, जिसके लिए उसने बिक्री प्रतिफल के लिए बलाना गौड़ को 4.5 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया। वर्ष 2010 में स्वीकृत 4.5 लाख रुपए का भुगतान तथा 50,000 रुपए के ऋण का आगे भुगतान, जिसके संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा 2012 की शिकायत संख्या 119 दर्ज की गई थी, जिसकी कॉपी यानी सर्टिफाइड कॉपी प्रति भी इस प्रकार दर्ज की गई है, जिसका नंबर था एग्जिबिट D2। शिकायतकर्ता पर अपनी वित्तीय क्षमता साबित करने का बोझ था। वर्ष 2010-2011 में शिकायतकर्ता ने के स्वयं के मामले के अनुसार उसने 18 लाख रुपए का भुगतान किया। जीरा के दौरान जब आरोपी को 6 लाख रुपए देने की वित्तीय क्षमता पर, फाइनेंशियल कैपेसिटी पर सवाल उठाया गया, तो शिकायतकर्ता यानी कंप्लेनेंट द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार रिकॉर्ड पर साक्ष्य जो हैं, एविडेंस हैं जो रिकॉर्ड पर, वो अभियुक्त की ओर से एक संभावित बचाव है, जिसने शिकायतकर्ता पर अपनी वित्तीय क्षमता और अन्य तथ्यों को साबित करने का बोझ डाल दिया है। और माननीय उच्चतम न्यायालय यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का विचार है कि जब न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया गया कि यह इंगित करने के लिए कि अभियुक्त को दिए गए 6 लाख रुपए के ऋण के अलावा 2 वर्षों के भीतर 18 लाख रुपए की राशि शिकायतकर्ता द्वारा दी गई है और इसकी वित्तीय क्षमता पर सवाल उठाया जा रहा था, यह शिकायतकर्ता पर निर्भर था कि वह अपनी वित्तीय क्षमता के बारे में बताए, फाइनेंशियल कैपेसिटी के बारे में बताए, अपनी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताए। न्यायालय किसी व्यक्ति पर नकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए जोर नहीं दे सकता है। उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी का समर्थन नहीं किया जा सकता है कि निचली अदालत का यह निष्कर्ष की शिकायतकर्ता पैसे उधार देने की अपनी वित्तीय क्षमता, फाइनेंशियल कैपेसिटी को साबित करने में विफल रहा है, का समर्थन नहीं किया जा सकता है। हम यह देखने में विफल रहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्षों को उच्च न्यायालय द्वारा विकृत कैसे कहा जा सकता है, जब यह सबूतों के विचार पर आधारित था, जिसका नेतृत्व बचाव पक्ष की ओर से किया गया था। उस अभियुक्त ने एक संभावित बचाव किया है और निचली अदालत के निष्कर्ष की शिकायतकर्ता अपनी वित्तीय क्षमता साबित करने में विफल रहा है, बचाव पक्ष के साक्ष्य पर आधारित है। उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी की निचली अदालत के निष्कर्ष विकृत हैं, सही नहीं है। नतीजन अपील को अलाउ कर दिया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को, जो जजमेंट थी, उसको सेट असाइड कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।